हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑल 10 यूनिट्स कवर करने वाले हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। यहाँ पर एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। सो ऑल 10 यूनिट्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को अटेंड करें डेली बेसिस पे। यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में 8 बजे शाम को डेली एक दिन छोड़ करके क्लास आपको मिल जाएगी फॉर दिस सीरीज। मैंने यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर एक पोल क्रिएट किया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था उस पोल में कि हम ओनली PYQs करें या फिर इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड MCQs के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिक्स सीरीज स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने पोल में ऑलमोस्ट 90% लोगों ने कहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर फाइनली ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी पहली क्लास है, दिस इज एपिसोड 1, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को आराम से देखो। डेफिनेटली गाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, लेकिन वो जो टॉपिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, वो टॉपिक अगर आप समझ लेंगे, सुन लेंगे एक बार ध्यान से, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो उसको आप अटेंड करके आ पाएंगे। तो चलिए गाइस क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। This is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SGIT School of Management, GGS IP University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. Guys, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज भी कवर करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम कवर कर रहे हैं। तो वो वाली जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू रहेगी, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज की सीरीज भी मैंने आपको साइमल्टेनियसली अवेलेबल करवा दी है। मैंने ये प्लान किया है कि जो आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसकी क्लासें वीक में 3 दिन अवेलेबल होंगी। आपको मैं बता दूं कौन कौन से दिन पे रहेंगी। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लासें आपको रात को 8 बजे अवेलेबल हो जाएंगी शाम को। और अगर हम बात करें एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, तो ये जो सीरीज है ये आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपको शाम को 8 बजे सेम टाइम पे ओनली एमसीक्यूज वाली सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो आज क्योंकि थर्सडे है तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा सेम टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड गाइस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके अपने व्यूज बता सकते हैं कि क्या क्या किस तरीके से आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस लेक्चर के साथ। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे। तो एक बार जल्दी से इंग्लिश वाले मीडियम गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आप सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं इसका आंसर करता हूँ और समझाता हूँ आपको। सो क्वेश्चन क्या है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सो दिस इज लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 2। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। हम इन चारों को डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, जो भी हमने यहाँ पर क्लासेस ली हैं आपकी। अब आपको इसको मैच करना है कि किसके साथ क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से फटाफट से सोचिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप लोग भी देख लीजिए। प्रारंभिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मापदंड संदर्भित परीक्षण और नॉर्म संबंधित परीक्षण। तो आपको सिंपली इनको मैच करना है कि कौन किसके साथ मैचिंग होगी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऐसे चलिए फटाफट से आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं इसका आंसर करता हूँ। ओके, सो आई होप सभी ने इसका आंसर जो है अपने मन में निकाल लिया होगा। गाइस मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट प्रीवियस वाली क्लास में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है गाइस, इसमें हम ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स में कि क्या उनको कितना समझ में आ रहा है, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो द इंटेंशन of using is to identify the scope and potential for improvement. So formative evaluation जो होता है आपका इनफॉर्मल तरीके से होता है, क्लास के अंदर लिया जाता है। लाइक
क्लास डिस्कशन हो गया, आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया स्टूडेंट को खड़ा करके, इस तरीके से जो होते हैं, क्विज वगैरह हो गया। तो जो भी इनफॉर्मल तरीके से आप विद इन क्लासरूम करते हो, दैट इज नॉन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और ये लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में ही किया जाता है, मतलब मिड ड्यूरेशन में कर सकते हैं इसको हम, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो इम्प्रूव हो सके और हमें पता लगे किस तरीके से हमें फर्दर पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे समझ में आए। तो जो यहाँ पर ए का अगर आपने पहचान लिया कि थर्ड होगा, तो ए का थर्ड जो है वो यहीं पर है और किसी भी ऑप्शन में ए का थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि सारी जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगी, बस ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ना, अगर आपको एक भी आता है, एक इसमें चारों में से एक भी आपको समझ में आता है, तो आप इसका राइट आंसर करके आ जाएंगे एग्जाम में। जैसे सपोज करो आपको नहीं पता फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, या फिर आप भूल जाते हो, आपको बस इतना पता है कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, तो इसके बेस पे भी एकदम एकदम से आप करेक्ट आंसर करके आ सकते हो। कैसे? समेटिव इवैल्यूएशन आपको पता है कि एट द एंड लिया जाता है और कंप्लीट ओवरऑल चीजें समझने के लिए कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, इन चीजों को समझने के लिए हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। सो इट्स एन इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड, मतलब ये जानने के लिए कि कितना उसको समझ में आया है, लर्निंग स्टैंडर्ड कितना रहा है बच्चे का, उसको कितना समझ में आया है। तो सपोज करो मैथ का पेपर है आपका और 100 नंबर का आपका अगर लास्ट एट द एंड 100 नंबर का एग्जाम कंडक्ट किया गया, तो उसका मतलब ये अगर आपने 80 स्कोर किया, तो इससे समझ में आएगा कि आपने 80%, मतलब ये कहने का है कि आपने टोटल आपको कितना समझ में आया चीजें, टोटल चीजें आपको कितनी समझ में आई है। तो एट द एंड लिया जाता है और ये जज करने के लिए आपको टोटल लर्निंग स्टैंडर्ड कितना है आपके अंदर, तो इन चीजों को जज करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन लिया जाता है। तो अगर आपको ये भी पता चल गया तो भी आप आंसर कर सकते हैं, दैट इज बी का फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, तो भी आप आंसर कर सकते हो, दैट इज सी का सेकंड ऑप्शन होता है, दैट इज स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। क्राइटेरिया रेफरेंस का मतलब होता है कि क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो 100 में से 40 नंबर आपको लाने ही पड़ते हैं पास होने के लिए। इसका मतलब ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि आपको इतने लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि 40% स्कोर करना ही पड़ेगा। तो अगर ये भी आपको पता है तो भी आप आंसर कर सकते हो। और सी का देखो सी का सेकंड कहीं भी आंसर नहीं है, इसका मतलब ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर डी पता है आपको, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का मतलब होता है परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, आप कंपेयर करते हो स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि बाकी स्टूडेंट्स लोगों ने कितना स्कोर किया है। इसमें आप रेफरेंस लेते हो। जैसे सपोज करो, अगर यहाँ पे परसेंटाइल की जो बात करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सपोज करो आपकी 90 परसेंटाइल आई है, तो क्या मतलब है इसका? 90 परसेंटाइल का मतलब है कि आप जो है 90% बच्चों से आगे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर रैंक जानना चाहते हो। तो जब भी हम रैंक की बात करते हैं तब भी हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात कर रहे होते हैं। तो आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है, ये आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसको हम परसेंटाइल रैंक की कैटेगरी में डालते हैं। और इसमें हम रैंक निकालते हैं, जो टॉप 6% स्कोरर होते हैं उनको यहाँ पर यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा। सो प्रारंभिक मूल्यांकन क्या होता है? प्रारंभिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि इसका उपयोग करने का इरादा होता है कि सुधार करना, कि हम किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी टीचिंग में और स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो जो चीजें हैं ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आ ही गया होगा। नॉर्म संबंधित क्या होता है, मापदंड। मापदंड का मतलब क्या होता है कि एक मापदंड है, एक आपने मानक जो है वो फिक्स कर दिया है, उसके बेस पे ही हो रहा है। तो जो चीजें हैं ऑलरेडी हमने सभी डिस्कस कर ली हैं और आई होप जो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा समेटिव इवैल्यूएशन की पर्पस से। योगात्मक मूल्यांकन। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपने मन में सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। पढ़िए जल्दी से सभी को लोग क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने अगर आंसर निकाल लिया है, सोच लिया है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। दैट इज टर्मिनल असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन। अभी हमने डिस्कस किया जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द आपका जो कोर्स होता है उसमें लिया जाता है, और ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है उसको जानने के लिए, परखने के लिए इसको लिया जाता है। सो समेटिव इवैल्यूएशन के लिए एट द एंड ऑफ द सेशन वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, ऑलरेडी इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या होता है, लाइक असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, ये जब आप क्लास ले रहे होते हो उसी टाइम पर ये होता है असेसमेंट। इमीडिएट असेसमेंट होता है आपका, और फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और ऑन गोइंग प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपने पूछ लिया, चलिए बताइए बेटा कितना समझ में आ रहा है आपको, खड़े हो जाओ, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस तरीके से जो आप करते हो दैट इज नॉन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एग्जाम्पल क्या होगा, ड्यूरिंग अ टीचिंग इन अ क्लास टीचर आस्क क्वेश्चंस, टीचर सेज टू डिस्कस अमंग पीयर ग्रुप, आपस में स्टूडेंट्स को डिस्कशन करवा देते हैं आप लोग। द टीचर रिसीव फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग एक्सेट्रा, जो भी क्लासरूम विद इन क्लासरूम जो भी आप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो सब इसमें आ जाएगा। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें आफ्टर द इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, मतलब जब कंप्लीट आपका हो जाएगा, जैसे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ क्लास द टीचर गिव्स क्वेश्चन टू स्टूडेंट टू असेस देयर लर्निंग ऑफ द इंटायर क्लास, स्टूडेंट्स गिव फीडबैक आफ्टर द क्लास। तो यहाँ पर मतलब कहने का है कि जो भी कंप्लीट आपको पढ़ाया गया समझाया गया, उसके एट द एंड में जाकर के जो टेस्ट लिया जाएगा दैट इज नॉन एज समेटिव असेसमेंट। और जनरली हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या होता था कि जब भी आपको किसी दूसरी एक क्लास से दूसरी क्लास में मतलब जाना होता है, तो आपको एक एंड टर्म दैट इज नॉन एज फाइनल टर्म एग्जाम देने होते हैं, उसमें पास होने के बाद ही आप दूसरी क्लास में जा पाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, समेटिव असेसमेंट। मतलब पूरे एक साल में आपको जो पढ़ाया गया है उसका एग्जाम लिया जाएगा, आपको कितना समझ में आया है उसको बोला जाएगा समेटिव असेसमेंट। इसके अलावा गाइस एक चीज यहाँ पे और समझनी जरूरी, दैट इज समेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा एंड ऑफ द सेशन लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए कितना उनको समझ में आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस जज कर सके। समेटिव असेसमेंट टेल्स अबाउट द कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, बिकॉज वो बिल्कुल क्या है, कंप्लीट जो है हर तरीके से मतलब जैसे सपोज करो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, उसमें टोटल 5 चैप्टर थे, तो पांचों चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब ये आपका ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंप्लीट परफॉर्मेंस का जो है वो एज एन इंडिविजुअल की कंप्लीट परफॉर्मेंस देखी जा सकती है कि आपको कितना समझ में आया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। क्या मतलब है इनका, अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप क्लास ले रहे होते हो उस टाइम पे आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, जैसे आप लर्निंग आपके अंदर जैसे जैसे लर्निंग आ रही है उसको बोला जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन करना, दैट इज आफ्टर इंस्ट्रक्शन। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आपने कितना सीखा उसका असेसमेंट करना। तो कंप्लीट क्लास ले लिया आपने, उसके बाद आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो दैट इज नॉन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स खुद आप खुद का ही सेल्फ मूल्यांकन करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं। जैसे इस क्लास को लेने के बाद आप खुद मन में बैठ के सोचो कि अच्छा सर ने आज एमसीक्यू डिस्कस करे थे और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है और ये तो मुझे समझ में आ गया है, और समेटिव इवैल्यूएशन भी मुझे समझ में आ चुका है। तो ये क्या है, ये आप असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हो, दैट इज नॉन एज सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स। ये आप अपना खुद का अंदर से बैठ करके अपना आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, आप लोग अपने खुद से ही अपने आप का मूल्यांकन कर रहे हैं कि आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया है। तो समझ में आ गया, 3 चीजें होती हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये हमारे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, क्लास लेते लेते ही टीचर ने कुछ पूछ लिया, दैट इज नॉन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्लास पूरी हो जाएगी, बिल्कुल एट द एंड कुछ पूछा जाएगा, तो वो जितना आपने सीखा है आफ्टर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट क्लास लेने के बाद आपसे टीचर पूछेंगे, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। और असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स खुद अपने आप से पूछते हैं क्वेश्चंस अपने मन में ही, अपने खुद से ही, कि हमें कितना समझ में आ रहा है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिए, हो सकता है इसके ऊपर भी बेस्ट कोई क्वेश्चन पूछ लें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें से क्या ऐसा है जो कि एक ऐसा टूल है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, सीम्स नॉट नहीं है फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। तो याद कीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि विद इन क्लास लिया जाता है, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं आपसे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो क्या है, दैट इज नॉन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर क्विज हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्लास लेते लेते हो सकता है कि टीचर आपसे क्विज वगैरह करने लग जाए, कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो ये हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं टीचर आपस में 4 बच्चों को बिठा करके क्लास की ड्यूरेशन में ही,
कॉन्वर्जेशन हो सकती है टीचर स्टूडेंट के बीच में या फिर स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, ये हो सकता है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट नहीं होता है, ये तो कुछ अलग ही हो गया ना, याद करो 4 अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस करके होता है। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। आई होप जो चीजें आपको अब इजी लग रही होंगी, बिकॉज इन्हें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनको समझा है अच्छे से, हमने इनकी थ्योरी डिस्कस करी है, हमने इनको एमसीक्यूज के ऊपर भी प्रैक्टिस करी है। बस मेरा यही पर्पज है आप लोगों को समझाने का, कराने का, इस तरीके से कि अब जो एनटीए का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो काफी हद तक चेंज हो गया है। तो जब तक आपको डिटेल में चीजें पता नहीं होंगी, थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से, पहले मैंने थ्योरी करवाई, अभी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक एज एन डेफिनेशन भी डाल दी है। सपोज करो आप इस पीडीएफ को बाद में डाउनलोड भी करते हो, बिकॉज एज ए पीडीएफ आपको ये क्लास अवेलेबल रहती है इस ऐप के अंदर ही, तो पीडीएफ भी आप बाद में डाउनलोड करके भी इसको गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको वहां भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी डाल दिए हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे क्विज वगैरह हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, कॉन्वर्जेशन हो गया, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा आर द अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा, बातचीत, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल्स, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड आदि, ये सब, तो ये सब होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि जनरली जो भी आप क्लासरूम के अंदर कर रहे हो, स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हो, 1 to 1 आप उन चीजों के साथ हो रहा है, टीचर जो है विद इन क्लासरूम कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो था ना, इसका आंसर हो जाएगा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था ना, कि नॉट, तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस नहीं होना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ टीचर आस्क हिज और हर स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ टॉपिक। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से किसी विषय की उनकी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है, तो वो क्या है, मतलब स्टूडेंट टीचर जो है वो क्या क्या करना चाह रहा है, वो जानना चाहता है कि ही और शी जो टीचर है, जॉगिंग द मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स की मेमोरी को लेवल चेक करना, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स और ट्राइंग टू डेवलप रूब्रिक्स टू इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बताइए, हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे और सोचेंगे मन में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। टीचर आस्क his or her student to draw concept map to reflect their comprehension of a topic। स्टूडेंट जो टीचर है वो क्लास के दौरान ही एक स्टूडेंट से बोलते हैं कि बेटा इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में सोचो और देखो कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। तो याद करो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही, सब सही पहचाना आप लोगों ने, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज जब भी टीचर क्लासरूम के अंदर कुछ भी ऐसा करते हैं ना, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विद इन क्लासरूम टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब कुछ आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट ही हो जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डाल दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट का डेफिनेशन, आप इसको डाउनलोड करके खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक अब तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE एम्स टू इवेल्युएट। अब बताइए जल्दी से कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य का मूल्यांकन करना है, क्या होता है इसका, बताइए जल्दी से फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE। तो गाइज यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, जल्दी से पढ़िए, फटाफट से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए गाइज, कई बार क्या होता है कि अगर आपने किसी टॉपिक को नहीं भी पढ़ा है ना, और आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कई बार कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो है आप पता करना चाहते हो। ठीक है, एक नॉलेज जो है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सब आ जाएगा इसमें। ऑल एस्पेक्ट का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, जो रीजनिंग और जो उसकी नॉलेज है, स्किल्स है, सब कुछ चेक कर लेते हो आप। तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है दैट विल बी द राइट आंसर। तो कई बार क्या होता है, अगर क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE क्या होता है, बिकॉज हमने क्लास में तो इसको डिस्कस नहीं किया, तो फिर भी आप इस तरह के जो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को डालने का पर्पज मेरा यही था कि आपको यही बताया जाए कि NTA कई बार क्या करता है कि आपका जो सिलेबस है ना, वहां पर
आपको ये बता दिया कि इवैल्यूएशन पढ़ के आना, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ के आना। हमने चारों टाइप पढ़ लिया कि भाई क्राइटेरिया, रेफरेंस, समेटिव और फॉर्मेटिव सब पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, आप फंस गए। तो ऐसे में क्या करें, तो सर ने आपको एक बात बताई है, वो क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो कई बार जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट आप जानना चाहते हो बच्चे का। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में हो, क्वेश्चन टफ आ जाए तो घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा इसको पहले कभी, और क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है ये वो। जब घबरा जाओगे ना तो क्वेश्चन आपके दिमाग में स्किप होने लग जाएंगे, आपको और टफ लगने लग जाएंगे। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन का आंसर आता है कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ना है, बिकॉज हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी नहीं है, मतलब सही नहीं करने। अगर हम 100 के 100 क्वेश्चन करके आ जाएं, आपका पेपर में 50 क्वेश्चन आता है, पेपर वन में 50 की 50 करके आ जाओगे सही, तो 100% रिजल्ट नहीं आ जाएगा। और आपने देखा होगा कि आज तक यूजीसी नेट की हिस्ट्री में किसी का भी 100% रिजल्ट नहीं आया है। जो टॉपर होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका भी 100% रिजल्ट नहीं रहा है। तो कभी भी ये मत घबराना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यार मेरा तो पेपर ही नहीं होगा, यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस जितना आता है करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। चलिए गाइस, एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि सीसीई होता क्या है, क्योंकि सीसीई हमने क्लास में तो डिस्कस किया नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन डाल दिया। कई बार क्या होता, मैंने यहाँ पर इसलिए भी इन चीजों को ऐसे डाल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब जो चीजें मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करी आपके साथ, उसको मैं एमसीक्यूज के थ्रू यहाँ पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। सो गाइस डोंट वरी, जो चीजें हमने क्लास में कवर नहीं करी उसको हम एमसीक्यूज के थ्रू भी कवर कर लेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल एस्पेक्ट जानना। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो सीसीई है, CCE, that is continuous and comprehensive evaluation, commonly known as CCE, has been introduced as a school based system of evaluation by CBSE in 2009। CBSE ने इसको 2009 में एक तरीके से स्कूल बेस्ड सिस्टम में डाला था विद द इनैक्टमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। 2009 में ही राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था और उसी टाइम पर CCE को डाला गया था CBSE के द्वारा। Continuous and comprehensive evaluation aims to evaluate all aspects of the development of the child as it ensure all-round development of students, including cognitive, psychomotor and affective domains। मतलब स्टूडेंट के हर तरीके से जो भी उसके आपका साइकोलॉजिकल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हर तरीके का डेवलपमेंट जो है वो CCE वाले इवेल्युएशन मेथड से CBSE ने इसको 2009 में डाला था, ठीक है। आई होप ये जो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से फटाफट से रीड आउट करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद इसी सेम क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से फटाफट से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है। टीचर के जो ऐसे गुण जो कि उसको महान शक्ति बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं उसके अंदर, तो बताइए जल्दी से फटाफट से क्या होना चाहिए। ओके सो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जांपल्स, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू टेस्ट एंड एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। तो गाइज यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे टीचिंग की, एज ए टीचर की हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, एडमिन ऑफिसर होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, और डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखी है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस ने भी, कि भाई टीचर को इन चीजों में इन्वॉल्व ना होना पड़े। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडमिन ऑफिसर, रजिस्ट्रार, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए ऑलरेडी मैनेजमेंट में। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में उसको फुल टाइम एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेटिंग एग्जांपल्स, टीचर्स को बिल्कुल ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे टीचिंग करनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि एक तरीके से एग्जांपल सेट हो। सो सेटिंग एग्जांपल्स विल बी द राइट आंसर। विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू टेस्ट, ये भी सही हो जाएगा कि भाई जो स्टूडेंट्स को लेकर के टेस्ट लिए जाने हैं उनको उस तरीके से विलिंग होना चाहिए टीचर को बनाने की अच्छे से अच्छे। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, अपनी खुद की मिस्टेक्स और स्टूडेंट्स की मिस्टेक को भी आइडेंटिफाई करके, एक्नॉलेज करके, उनको एक्सेप्ट करके उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो टीचर को जो एक अच्छा टीचर बनाते हैं
वो ये तीनों फैक्टर हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर आई थिंक होना चाहिए इसका BCD, और BCD क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और एक चीज ये भी है गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन के बारे में समझ जाते हो, जैसे आपको नहीं पता कि सेकंड में क्या ये क्या है, हमें नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैं क्या इसका आंसर निकाल सकता हूं? तो हाँ, मैं बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे यहाँ लिखा होता है कि एक टीचर को ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर किस तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं ऐसे, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी विशेषताएं। तो टीचर कभी भी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं। टीचर का काम क्या होता है, टीचिंग करना, और उसको ग्रेट टीचर और ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर तभी माना जाएगा, तभी बनता है वो, जब वो टीचिंग के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ाए, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से डिलीवर करे। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आपको ये पता लग गया कि ए नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि जहां पे ए नहीं होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट में देखा हमने ए था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखा कि ए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी देखा हमने ए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एक ऐसा बचता है कि जहां पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्योंकि अब एनटीए क्या कर रहा है, एनटीए इस तरह के क्वेश्चन डाल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, जहां पर आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और फिर उनका भी कॉम्बिनेशन आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराए ना, क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन मैच कीजिए, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों से हम ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज अब इन चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। एनटीए इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में डाल रहा है बार बार, तो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, इन चीजों को क्रैक करने की जरूरत है, बिकॉज इन चीजों को फेस करके ही हम चीजें अचीव कर सकते हैं। इनसे बच के, इनको छोड़ करके चीजें अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? अच्छी टीचिंग के लिए इसमें से क्या होना चाहिए? चलिए बताइए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताइए जल्दी से। डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक। चलिए बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर। गाइज हम बात करें गुड टीचिंग की, और आपको पता है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छी टीचिंग कब कर पाता है, जब वो उन सभी चीजों को फॉलो करे। डायग्नोस करे, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, निदान करना, पहचानना स्टूडेंट्स में कि भाई क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, या फिर खुद को डायग्नोस करना कि मैं अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्या रीजन है, तो डायग्नोसिस करना। नेक्स्ट है रेमेडी, उसका उपचार ढूंढना, उपाय ढूंढना भी टीचर का काम है कि स्टूडेंट को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, या मैं क्यों अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, ये चीजें भी रेमेडी करना भी टीचर का काम है। डायरेक्शन देना, दिशा दिखाना तो टीचर का काम है ही, और फीडबैक लेना भी, प्रतिक्रिया जो है स्टूडेंट्स की वो भी समझना, जानना, उसको पहचानना भी टीचर का ही एक अच्छी टीचिंग स्किल्स होती है। सो गुड टीचिंग कब होगी, जब वो इन चारों चीजों को ही फॉलो करेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज ABCD विल बी द राइट आंसर। आई होप चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि एक टीचिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, कि अच्छे टीचर कौन होते हैं, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि भाई टीचर डायग्नोस भी करता है, फीडबैक भी लेता है स्टूडेंट से। तो जो फैक्टर्स हैं हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। और देखो ना, कई बार जब आप एज ए टीचर बनना चाहते हो, आप लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार किसी क्वेश्चन को, जहां पर टीचिंग स्किल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा दिल से सोचिए कि जब आप टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे। क्या आप डायग्नोस करेंगे स्टूडेंट से, क्या आप स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, यस और नो, क्या डायरेक्शन दिखाएंगे बच्चों को, नहीं दिखाएंगे, तो हाँ आप दिखाएंगे ना, यस, तो बस यही आंसर हो जाएगा फिर। तो कई बार क्या होता है कि हमने अगर नहीं भी पढ़ा है और आप इन चीजों को अगर फील करते हो अंदर से एज ए टीचर, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से एक बार इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लो, एक बार सेम क्वेश्चन को मैं हिंदी मीडियम में भी दिखा दूंगा। तो एक बार इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, एक बार इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ अ टीचर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट इवेल्युएशन के, क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों किया जाता है स्टूडेंट इवेल्युएशन। शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो 4 ऑप्शन गिवन है। और चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से सोचिए आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ो जल्दी से। हाँ जी, आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। चलिए, सो इस क्वेश्चन था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स। तो क्यों किया जाता है इवैल्यूएशन, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स। तो गाइज जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट इवैल्यूएशन की, तो वहां पर
स्टूडेंट इवेल्युएशन करने के बाद हम स्टूडेंट्स को जानना चाहते हैं कि उसने कितना स्कोर किया कितना नहीं स्कोर किया, बट हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो टीचर्स को एज ए टीचर हम टीचिंग को सीरियसली लें, इस वजह से भी इवेल्युएशन किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर हम देखें तो टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स। सो गाइज यहाँ पर स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स हो रहा है, तो ऐसे में जो हम टीचर्स हैं एज ए टीचर्स टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, इस वजह से भी इवेल्युएशन किए जाते हैं। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो गाइज यहाँ पर हम एज ए टीचर इनोवेटिव मेथड्स अपनाएं इसलिए भी जरूरी है। और टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स, हम अपने खुद के टीचिंग जो हमारी टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग प्रोसेस है, उसको हम और किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का इवेल्युएशन भी जरूरी टीचर्स को लेकर के। यहाँ पे उल्टा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि टीचर्स इवेल्युएशन कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो वहां पर फिर राइट आंसर ये हो जाएगा कि भाई स्टूडेंट्स की वीकनेस का पता लगाना। जैसे आप स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे हो, स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया तो आप ये जानना चाहते हो कि स्टूडेंट कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, ये सुनो। तो हाँ, जब भी हम स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है स्टूडेंट की वीकनेस के बारे में। लेकिन जब हम स्टूडेंट से इवेल्युएशन करवाते हैं टीचर्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल जो है वो क्लास में आकर के पूछते हैं टीचर के बारे में कि टीचर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, तो टीचर के बारे में फीडबैक लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो टीचिंग जो है वो सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे कुछ इनोवेटिव मेथड्स भी इजाद करते हैं टीचर्स लोग कि भाई हम किस तरीके से इनोवेटिव मेथड्स अपनाएं ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझ में आए, और फर्दर इंप्रूवमेंट की जो जरूरत होती है वो टीचर अपने अंदर करते हैं। सो यहाँ पर BCD विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो दो तरह की इवेल्युएशन हो सकते हैं टीचिंग प्रोसेस में। एक होता है जब टीचर करते हैं स्टूडेंट का एग्जाम वगैरह लेकर के, ये सुनो, और दूसरा हो सकता है कि स्टूडेंट करें टीचर का। ऐसा भी होता है ना, कभी आपने देखा कि स्टूडेंट एग्जाम ले रहे हैं टीचर का, तो एग्जाम तो नहीं लेते हैं लेकिन कई बार फीडबैक फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाते हैं, कई बार प्रिंसिपल डायरेक्टली आकर के पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो 3 लास्ट का ऑप्शन है ना, दैट विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो है BCD विल बी द राइट आंसर कि शिक्षकों को गंभीरता से पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए। नवीन तरीका मतलब क्या होता है? इनोवेटिव, नए तरीके। शिक्षक लक्षणों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। तो इसलिए शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ पर टीचर्स का कि भाई किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, आई होप आपको चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है आपको। तो यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर एंड बीइंग ऑथोरिटेरियन। तो यहाँ पर सत्तावादी होना। गाइज यहाँ पर देखो, जब भी आप एक प्रोफेसर बन जाओगे या फिर आप स्कूल में टीचर बन जाओगे, जो भी आप बनना चाहते हो, एज ए BEd कर रहे हो तो टीचर बनोगे स्कूल में, अगर आप UGC नेट का प्रिपरेशन करो तो प्रोफेसर बनेंगे। तो गाइज ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्लासरूम में जाते हो और वहां पर अपनी इफेक्टिव प्रेजेंस दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं क्लास में खड़ा हूँ, आप कोई हल्ला नहीं मचाएगा क्लास में, हमारी बात सुनेंगे सारे बच्चे। तो जब वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं ना, 40-50 बच्चे बैठे हो सामने और यहाँ पे सामने खड़े हो आप, तो ऐसे में ऐसा क्या करे, वही ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, ऐसा क्या किया जाए कि आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस हो वहां पर, आपकी सर्वोत्तम यहाँ पर अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कि अब आप क्लासरूम में हो, बच्चे हल्ला ना बचाएं। तो ऐसा इसमें क्या होना चाहिए, ये पूछा गया आपसे। तो चलिए बताइए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर। क्या करेंगे आप? ज्यादा अथॉरिटी दिखाएंगे बच्चों को, या पीयर कमांड का यूज करेंगे, या मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट मतलब बच्चों को डांट डपट के रखेंगे, बैठ जाओ हल्ला मत करो चलो, ऐसे करोगे, या फिर कैसे करोगे? अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। तो गाइस एज ए टीचर आप हमेशा काइंड रहने की जरूरत है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि बच्चों को धर के कूट दो क्लास में जाकर के, ऐसा भी नहीं करना हमें। एज ए टीचर आप हमेशा वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर को ही यूज करना होता है। जैसे एज ए स्टूडेंट आप फंकी लुक में आ सकते हैं, है ना, आप थोड़ा उस तरीके से रहते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं थोड़ा सीरियस होते हैं। टीचर के एज ए प्रोफेसर के चेहरे पे सीरियसनेस रहती है, उस पोस्चर को मेंटेन करना है आपको, उस सुस्थापित मुद्रा को अपनाना है जो कि टीचर की होती है। जैसे अच्छे वेल स्टैब्लिश वेल ड्रेस हो आप, अच्छे से आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपने अपने हाथ में फाइल या बुक्स पकड़ रखी हैं, है ना, और इस तरीके से खड़े होना है क्लास में यहाँ पर बच्चों के सामने
कि भाई लगना चाहिए कि हाँ टीचर खड़ा है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी अलग अलग ही पोस्चर में खड़े हो, टांगे दूर दूर कभी खड़े हो इस तरीके से, हाथ पैर बाहर निकाल के खड़े हो जैसे कुछ हीरो की स्टाइल में खड़े हो, ऐसे नहीं। एक अच्छा पोस्चर हमें रखना चाहिए। और एज ए जैसे टीचर होते हैं, आप खुद याद कीजिए, आप जब आप कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे तो याद कीजिए जो अच्छे टीचर होते हैं, अब यहाँ पर भी कैटेगरी होती है अच्छे टीचर्स की। और कई बार टीचर क्या होते हैं, कुछ टीचर फनी होते हैं, कुछ टीचर ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मॉरल टीचर होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जो होते हैं ना, एक मतलब अच्छी कैटेगरी वाले टीचर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब वो अपना जो पोस्चर होता है खड़े होने का, क्लास में बात करने का जो तरीका है, खड़े होने का जो पोस्चर है, उसको मेंटेन रखते हैं। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अगर आप ज्यादा बच्चों से बात करेंगे, हंसेंगे उनके साथ, फनी बातें बोलेंगे, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है आपको सीरियसली नहीं लेंगे। और कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाओगे तो फिर स्टूडेंट्स बोलना ही छोड़ देंगे आपसे, मतलब फीडबैक नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्लास में क्या चल रहा है, आप अपनी टीचिंग को इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा फनी और लीनियंट होने की जरूरत भी नहीं है। आपको ऐसे रहना है, वेल स्टैब्लिश्ड पोस्चर रखना है, ताकि एज ए टीचर आपको स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि हाँ क्लास में टीचर खड़े हैं और उनको आप डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सुस्थापित मुद्रा को अपनाना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। गाइस, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस, जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहां से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज, अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।